हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके साइंस और करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 81 है। इसके पहले का सेट भी अगर आपको रिवीजन करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, वहां से हमें आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं और आने वाला हर एग्जाम के क्वेश्चन के लिए अपडेट वहां पे हो सकते हैं और सीरीज के रूप में आप क्वेश्चन भी वहां पे पा सकते हैं, पीडीएफ के रूप में भी और वीडियो भी वहां देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सेट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का सीरीज होता है और इसमें हर एक सब्जेक्ट से कैरी किया हुआ क्वेश्चन रहता है, जो कि आपको एग्जाम से काफी हद तक जोड़ने का पूरा प्रयास हम करते हैं। क्योंकि अभी का ट्रेंडिंग एग्जाम जो भी हो रहा है उसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को दिया जाता है, तो हम हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज के रूप में कर रहे हैं। उसका रिवीजन के तौर पर आप इसका स्टडी करेंगे, देखेंगे और अगर कुछ कमी रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या कमी रहा उसे हम दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और अगर केसीसी के इस टीम के यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर किया कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 81 नंबर सेट का है। यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन का मान कितना होता है? आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f होती है और u यानी वस्तु की दूरी भी माइनस में होती है, तो माइनस में दोनों ही का मान होता है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? -2.5 सेंटीमीटर और u बराबर क्या हो जाएगा? -5 सेंटीमीटर। अब हम लोग m बराबर निकालने के लिए कहता है, आवर्धन बराबर निकालने के लिए कहता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ f का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है, हमें आवर्धन निकालने के लिए क्या चाहिए? तो m बराबर होता है -v/u, फॉर्मूला होता है। अब हमें u का मान तो दिया हुआ है लेकिन v का मान नहीं दिया हुआ है, तो v का मान निकालने के लिए दर्पण सूत्र हम याद करेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमारा यही दर्पण सूत्र होता है, इसे हम v का मान निकाल लेंगे। 1/f का मान दिया हुआ है, -2.5 बराबर 1/v का मान हमें नहीं दिया हुआ है, यानी निकालना है, और प्लस 1/u, तो u का मान दिया हुआ है माइनस में -5। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, 1/u निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2/10, 2×5 और 5×5 यानी कि हम इस v को इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो -2/5 हो जाएगा। और इधर ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो इधर जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 1/5 और 5 एलसीएम अगर ले लेंगे तो 2/2 -2 और +1 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे कि 1/v का मान अब कितना आ जाएगा? तो -1/5 आ जाएगा, यानी v का मान जो आ जाएगा वो 1/v है और इधर 1/5 है माइनस में, तो v बराबर मान कितना आ जाएगा? -5 सेंटीमीटर। क्लियर? प्रतिबिंब की दूरी -5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में ही आना चाहिए। अब ध्यान देंगे, आवर्धन बराबर निकालने के लिए कहता है, तो आवर्धन बराबर होता है -v/u, बराबर दिया हुआ v का मान आपका आ गया माइनस में और -v/u होता है, तो u बराबर है -5 में। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया एक बार में, बराबर m बराबर, यानी आवर्धन बराबर जो मान आ गया, यानी m बराबर वो -1 में आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया कब? तो 1964 ईस्वी में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो होता था उसको केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस की ओर अगर ध्यान देंगे हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, 1964 ईस्वी में भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात, 18 फरवरी 1860 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, याद कीजिए, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में या वायसराय कैनिंग के शासनकाल में पहली बार भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किया गया था, 18 फरवरी 1800। तो यहां पे लिख लेंगे 18 फरवरी 1860 ईस्वी को कैनिंग के शासनकाल में शुरू किया गया था। राज्य सरकार के बजट की चर्चा किया जाए तो अनुच्छेद 202 में चर्चा किया गया है। हालांकि एक बात ध्यान देंगे, बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया हुआ है। इस बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय
विवरण की चर्चा मिलती है। आमतौर पर इसे बजट कहा जाता है। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैली। अब ध्यान दीजिएगा, राज्य सरकार के बजट का संबंध जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 202 में, यानी आर्थिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया अनुच्छेद 202 में। वही केंद्र सरकार के बजट की चर्चा किया जाए, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया जाए, तो अनुच्छेद 112 यानी 112 के अंतर्गत इसकी चर्चा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सुचारू रहता है। क्लियर? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश से अंगीकार किया गया है? ये एक संवैधानिक शब्द है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और ये ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तथा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। फिर से एक बार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजयी होना। इसका प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी FPTP सिस्टम में जो उम्मीदवार अधिकतम मत प्राप्त करता है वह चुनाव में विजय पाता है। FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है इसको सबसे सरल चुनावी प्रणाली माना जाता है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी FPTP में मतदाताओं को लोगों और दलों के मध्य चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से भारत आया था? अहमद शाह अब्दाली जो था वो अफगानिस्तानी था और अफगानिस्तान देश से भारत में यह आया था। ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत के तीसरी लड़ाई की चर्चा मिलती है, जो कि 21 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान देंगे। अहमद शाह अब्दाली भारत में अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम की चर्चा करें तो अहमद खान था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा की हार हो गई थी। और जिस समय पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था उस समय मराठा का पेशवा बालाजी बाजीराव था। इसी पानीपत की तीसरी लड़ाई को हार जाने के कारण मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इसका जो युद्ध हार गए उसको सहन न कर पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है या विद्वान को दिया जाता है? तो ध्यान देंगे, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड रिकॉर्डो के पास है। इन्होंने ही तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कुछ सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम याद रख लेते हैं और कुछ सिद्धांत की चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ उसके प्रतिपादक है। एक तरफ सिद्धांत और दूसरे तरफ उसके प्रतिपादक। ध्यान दीजिएगा, मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेक्सचर और ओहलिन के द्वारा दिया गया था, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी और सी, बर्टिल ओहलिन और एली हेक्सचर नामक विद्वान के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अवसर लागत का सिद्धांत हैवरलर के द्वारा किया गया था। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण का सिद्धांत रेगनर नॉक्स नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। प्लानिंग एंड द पुअर नामक सिद्धांत का प्रतिपादन B.S. मिन्हास के द्वारा दिया गया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत J.S. मिल नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था और जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पीटर पायर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। क्लियर? तो कुछ सिद्धांत और उसके प्रतिपादक आप ध्यान रखेंगे, जो कि बार बार क्वेश्चन से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्नलिखित में से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करता है? निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है, सरकारी क्षेत्र के भी कर्मचारियों को प्रोवाइड करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों को भी चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुराष्ट्रीय
कंपनियां जो होती है, बहुराष्ट्रीय निगम कंपनियां जो होती है, उनके कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप कुछ चीजों को देख लेंगे जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में है। ध्यान दीजिएगा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करती है, जो कि चिकित्सकीय लाभ के लिए होता है और सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए यह धनराशि प्रदान की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ESIC की स्थापना की बात किया जाए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना की बात किया जाए तो 25 फरवरी 1952 ईस्वी को ESIC की स्थापना होती है। कर्मचारी चयन आयोग की बात किया जाए SSC की, तो 4 नवंबर 1975 ईस्वी में केंद्रीय SSC की स्थापना होती है, लेकिन बिहार में SSC की स्थापना यानी BSSC की स्थापना 2002 में होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो असत्य कथन है? ध्यान देंगे, कोरबा खुंट कट्टी भाषा बोलते हैं, क्या यह कथन सत्य है? जी नहीं, कोरबा जो है वो कोरबा भाषा और कोडाकू भाषा को बोलती है, तो कथन एक जो है वो असत्य है। दूसरे कथन पर चर्चा करते हैं, मुंडा जनजाति का आर्थिक तथा धार्मिक जीवन मिश्रित प्रकार का होता है, यानी दोनों प्रकार के ही जीवन को जीते हैं मुंडा जनजाति, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा कथन, सिंगबौर मुंडा जनजाति की सर्वोच्च देवता होते हैं, ये भी कथन, तीसरा भी कथन आपका सही है। तो कथन असत्य जो था वो ऑप्शन नंबर ए केवल एक था। अब थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान दीजिएगा, कोरबा की दो मुख्य भाषा बोली जाती है, कोरबा के द्वारा दो भाषाओं को बोली जाती है, एक कोरबा भाषा को और दूसरा कोडाकू भाषा को। ध्यान दीजिएगा, कोरबा को कोरबा लोग ही बोलते हैं। कोरबा जनजाति दो भागों में बटा हुआ है, एक मुख्य जनजाति जो कोरबा कहलाती है और उसकी एक उप शाखा है जिसे करकू के नाम से जाना जाता है। उप शाखा वाला कोरबा जनजाति जो है वो कोडाकू भाषा का प्रयोग करती है। ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी पर रहने वाले जो कोरबा लोग हैं, कोरबा जनजाति के लोग हैं, वही कोरबा भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो कोरबा जनजाति के लोग जो पहाड़ी एरिया में नहीं रहते हैं, उसके द्वारा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं जिन क्षेत्रों में वे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, झारखंड के कोडाकू जो है वो अपनी भाषा को कोरबा कहा करते हैं। कोरबा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है एवं झारखंड में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो ऑप्शन नंबर दूसरा में कथन दूसरा में, मुंडा जनजाति की भाषा जो है वो मुंडारी भाषा है, आर्थिक और धार्मिक जीवन मिश्रित प्रकार का होता है। सिंगबौर इसकी सर्वोच्च देवता का नाम होता है। मुंडा जनजाति का निवास स्थान ध्यान दिया जाए तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मुंडा जनजाति। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में भी मुंडा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीत लिया है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो हुआ वो बर्मिंघम यूके यानी ब्रिटेन में आयोजित किया गया और यह 22वां संस्करण राष्ट्रमंडल खेल का था। थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। हालांकि पीवी सिंधु बैडमिंटन एकल महिला प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एनालिसिस थोड़ा सा देखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यूके में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में तो यह 22वां संस्करण था, बर्मिंघम यूके में आयोजित किया गया था। इसका शुभंकर की बात किया जाए तो पैरी था जो एक बहुरंगी बैल है वहां का। इसके आदर्श बात की बात किया जाए तो सभी के लिए खेल था। नए खेल जो शामिल किया गया 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, 4 नए खेल को शामिल किया गया, वो है बास्केटबॉल, महिला T20 क्रिकेट, पैरा टेबल टेनिस तथा व्हील चेयर बास्केटबॉल को, इन 4 नए खेलों को 22वें राष्ट्रमंडल खेल में स्थान दिया गया। उद्घाटन समारोह की बात किया जाए तो भारतीय दल के ध्वजवाहक जो रहे 22वें राष्ट्रमंडल खेल के मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु रहे, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक जो रहे वो निकहत जरीन और अचंत शरथ कमल रहे। भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो पहला पदक जो है राष्ट्रमंडल खेल में 22वें राष्ट्रमंडल खेल में संकेत सरगर के द्वारा 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीत कर लिया गया, जबकि स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मीराबाई चानू भारोत्तोलन में बनी। 22वें राष्ट्रमंडल खेल की बात किया जाए तो भारत 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य के साथ कुल 61 पदकों के साथ भारत का ओवरऑल स्थान चौथा स्थान पर रहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। थोड़ा सा इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि चीफ का किस रूप में क्रमबद्ध होता है और कौन सा न्यायालय से रिलेटेड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊपर में जो न्यायालय भारत का है वो है सुप्रीम कोर्ट यानी एससी। एससी के नीचे जो काम करता है वो है
एचसी यानी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे जो काम करता है न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसे ही कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसी को कहा जाता है जिला न्यायालय। अब इस अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय जो होते हैं उसके अंतर्गत 3 भागों में उसे बांटा गया है, एक सिविल कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट और तीसरा रिवेन्यू कोर्ट। अब सिविल कोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो इसी सिविल कोर्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, इसी सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे हुए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं और हम इसका रिवीजन आपको करवा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट जो होते हैं उसके नीचे जो काम करता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब होता है, सिविल का मतलब क्या होता है कि सिविल कोर्ट कहा जाता है दीवानी, सिविल कोर्ट का मतलब दीवानी मामला, दीवानी न्यायालय। तो दीवानी मामला को, इसी की हम लोग तैयारी दीवानी तरीका से कर रहे हैं, दीवाने हुए सिविल कोर्ट की तैयारी के लिए। दीवानी मामला जो देख रेख करता है वो सिविल कोर्ट करता है और इसके नीचे जो स्थित कोर्ट होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट होता है, यानी जिला न्यायाधीश का न्यायालय होता है। और इसके नीचे जो काम करता है वो सब ऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधीश न्यायालय होते हैं। सब ऑर्डिनेट जज कोर्ट का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय काम करता है। और इसके नीचे जो काम करता है वो मुंसिफ कोर्ट काम करता है और इसके नीचे स्मॉल कोर्ट या लोक अदालत काम करता है। दूसरा चलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंतर्गत, अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के अंतर्गत तो क्रिमिनल कोर्ट आता है। क्रिमिनल का मतलब होता है फौजदारी, फौजदारी, फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़ा, क्रिमिनल मतलब फौजदारी या आपराधिक कह सकते हैं। तो आपराधिक कोर्ट या फौजदारी मामलों की देखरेख जो करता है वो क्रिमिनल कोर्ट करता है और इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट करता है, मतलब जिला सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय काम करता है। और जिला सत्र न्यायालय के नीचे आता है चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट कोर्ट का मतलब होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय। इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसी को कहा जाता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के नीचे काम करता है। और इस मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी न्यायिक दंडाधिकारी काम करता है। तो इसका मतलब होता है न्यायिक दंडाधिकारी, दंडाधिकारी होता है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। जबकि रेवेन्यू कोर्ट जो होता है वो राजस्व न्यायालय होता है, राजस्व न्यायालय रेवेन्यू कोर्ट होता है। इसके नीचे द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम करता है और उसके नीचे कमिश्नर एंड कलेक्टर काम करते हैं और उसके नीचे तहसीलदार काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति वाला एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि 6 वोल्ट आपूर्ति में संयोजित किए जाने वाले बल्ब को, आपूर्ति से संयोजित किए जाने वाले बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति कितनी हो जाएगी। यानी हमें एक विद्युत सर्किट के शक्ति और वोल्टेज के बारे में दिया हुआ है तथा दूसरी तरफ एक बल्ब दिया हुआ है जिसका वोल्टेज तो दिया हुआ है लेकिन उसकी शक्ति हमें निकालना है। तो P1 का मान दिया हुआ है हमें, ध्यान दीजिएगा, P1 का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 वाट दिया हुआ है P1 का मान। V1 का मान कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। अब अगर हम निकालेंगे तो सूत्र से हम R का मान, यहाँ पर रेसिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बट्टा R, V स्क्वायर बट्टा R, यही हमारा सूत्र होता है पावर का। अब P1 निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें P2 का मान, बल्ब वाला है पावर P2, तो P2 का मान निकालने के लिए कहता है, लेकिन V का मान दिया हुआ है 4 वोल्ट, यानी V2 बराबर 4 वोल्ट दिया हुआ है। P बराबर निकालेंगे तो रेसिस्टेंस यहां से निकल जाएगा। P बराबर क्या होता है, 24 वाट दिया हुआ है और V स्क्वायर कहने का मतलब 12 गुने 12 कर सकते हैं बट्टा R कर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, यानी R बराबर मान आ गया 6 रेसिस्टेंस, 6 ओम मान आ गया रेसिस्टेंस का। अब हम P2 यानी बल्ब की शक्ति ज्ञात करेंगे, तो P2 बराबर फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे, V2 का स्क्वायर बट्टा
आर हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला होगा, यही तो फॉर्मूला होता है, P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर। अब ध्यान देंगे P2 का मान दिया हुआ है नहीं, P2 का मान हमें निकालना है, बराबर वी स्क्वायर लिखेंगे तो 6 गुने 6 करेंगे बट्टा आर का मान 6 ओम दिया हुआ है, इससे इससे काट लेंगे। P2 यानी पावर जो बल्ब का निकल गया वो निकल गया 6 वाट का पावर निकल गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच तो उत्तक बनता है, कौन सा उत्तक बनता है? तो वो होता है बसीय उत्तक के रूप में पाया जाता है। बसीय उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। यह एडिपोज टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होता है। अब अगर एनिमल टिश्यू की हम चर्चा करेंगे, एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं एनिमल टिश्यू, थोड़ा सा अगर विश्लेषण करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल जिसे उपकला उत्तक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे संयोजी उत्तक कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू यानी मांसपेशीय उत्तक कहा जाता है और नर्वस टिश्यू जिसे तंत्रिका उत्तक कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कई प्रकार का होता है जिसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर टिश्यू के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल और फ्लूइड के रूप में बटा हुआ होता है, जिसमें एडिपोज टिश्यू जो होता है इसी में उत्तक संग्रहित होता है और यह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के दरारों के बीच पाई जाती है एडिपोज टिश्यू। क्लियर? एरियोलर उत्तक की बात करें कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत तो यह टेंडन और लिगामेंट के रूप में बटा हुआ होता है, जबकि ध्यान दीजिएगा यह टेंडन जो होता है वो एमबीटी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, टेंडन जो होता है वो बोन और मसल्स को जोड़ने का काम टेंडन करता है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, और लिगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन जोड़ने का काम करता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट और बोन को हड्डी से जोड़ने का काम टेंडन करता है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत स्केलेटल टिश्यू को शामिल किया जाता है। का मतलब क्या होता है? स्केलेटल का मतलब क्या होता है? स्केलेटल का मतलब होता है हमारा जो हेड होता है ऊपर वाला हिस्सा, इसे बोन और या इसे अस्थि उत्तक कहेंगे। स्केलेटल का मतलब अस्थि उत्तक, अस्थि उत्तक होता है और यह बोन और कार्टिलेज के रूप में बटा हुआ होता है, जबकि फ्लूइड टिश्यू के अंतर्गत ब्लड और लिम्फ को शामिल किया जाता है। मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड, स्मूथ और कार्डियक टिश्यू को शामिल किया जाता है, जबकि नर्वस टिश्यू जो होता है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। क्लियर? अब टिश्यू की और ध्यान देंगे तो औप्टिकी, इसके अध्ययन जो होता है वो औप्टिकी यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा इस औप्टिकी शाखा की खोज जो है वो मार्सेलो मेलपिगी नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। अर्थात इसका हिस्टोलॉजिकल नाम अगर हिस्टोलॉजी ध्यान दिया जाए तो इसकी खोज जो है मार्सेलो मेलपिगी के द्वारा किया गया था, जबकि हिस्टोलॉजी नाम जो दिया वो मायर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बिचंट नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे हाइड्रोजन का भार कितना होता है? हाइड्रोजन का भार जो होता है वो कितना होता है? तो हाइड्रोजन का भार जो होता है वो 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का भार होता है। अब H2 के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या कहते हैं? आणविक भार बटा अणुओं की संख्या। तो H2 का अणु संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? तो अनुभार बटे अणु संख्या, अनुभार बटे अणु की संख्या, यहां मोल संख्या ज्ञात करेंगे, हाइड्रोजन के मोल संख्या, मोलों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा तो यहां पे अनुभार कितना है? 1 है। अणु संख्या कितना है? 2 है। तो मोल की संख्या कितना आ जाएगा? 0.5 जो होगा वो मोल हो जाएगा मोलों की संख्या हाइड्रोजन का। क्लियर? अब चूंकि 0.05 मोल में हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, 0.5
0.5 मोल हाइड्रोजन में अनुसंख्या कितना हो जाएगा? 0.5 गुने अनुसंख्या का मान, एक अनुसंख्या का मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अब इसका मान हम इस रूप में लिख सकते हैं 3.01 गुने 10⁻23 होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 33 नहीं 23 बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एका सिलिकॉन को ... के रूप में जाना जाता है। एका सिलिकॉन को, अब ध्यान देंगे कुछ सिलिकॉन जिसे एका के रूप में जाना, कुछ जो पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं जिसे ईका के रूप में जाना जाता है उसकी ओर ध्यान देंगे। ईका एल्यूमिनियम के रूप में गैलियम को जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रत्येक बार रेलवे में यह पूछता है। ईका एल्यूमिनियम जो होता है वो गैलियम होता है। एका बोरोन जो होता है वो स्कैंडियम होता है। एका सिलिकॉन जो होता है वो जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ईका मैंगनीज जो होता है वो टेक्नेटियम के रूप में जाना जाता है। ट्राई मैंगनीज जो होता है वो रेनियम के रूप में जाना जाता है। डीवीआई टेल्यूरियम जो होता है वो पोलोनियम के रूप में जाना जाता है। डीवीआई सीजियम जो होता है उसे फ्रांसियम के रूप में जाना जाता है। और ईका टैंटलम जो होता है उसे प्रोटैक्टिनियम के रूप में जाना जाता है। तो आपका जो इसमें सही आंसर जो होगा, ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है, वो जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। ध्यान देंगे ये ईका सिस्टम जो है इसको मेंडलीव के द्वारा नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग औसत होता है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे डोबेरेनियर का ट्रिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ट्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे न्यूटन ने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण तथा गति के संबंध में नियम दिया था जिसकी चर्चा 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित की गई। ऑप्शन नंबर ए बना। दूसरा चलेंगे, मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के नियम का प्रतिपादन 1869 ईस्वी में किया था। परमाणु द्रव्यमान के नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने किया 1869 ईस्वी में। डोबेरेनियर ने त्रिक का नियम का प्रतिपादन 1829 ईस्वी में किया और न्यूलन ने अष्टक का नियम दिया था जिसे 1863 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। कौन सा उत्तक जो होता है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो ध्यान लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लांट टिश्यू जो होता है वह मृत कोशिकाओं के अंतर्गत प्लांट टिश्यू को शामिल किया था। अब प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दो भागों में प्लांट टिश्यू बटा होता है। एक तो मेरिस्टेमेटिक विभाज्योत्तकी उत्तक और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी उत्तक। यह होता है अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है विभाज्योत्तकी उत्तक यानी जो विभाजन करता है, और एक विभाजन जो करता है वो विभाज्योत्तकी उत्तक। और जो विभाजन से निपुण हो गया, अब इसमें विभाजन नहीं हो सकता है क्योंकि यह पूर्ण विकसित हो गया तो अब इसका विभाजन संभव नहीं है, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो विभाज्योत्तकी उत्तक पौधे में पाया जाएगा लेकिन पेड़ों में परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा, अस्थायी उत्तक। पहला तो ये हो गया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है विभाज्योत्तकी उत्तक तीन प्रकार का होता है। एक एपिकल मेरिस्टेम्स होता है, दूसरा लेटरल होता है और तीसरा इंटरकैलरी होता है। क्लियर। अब एपिकल का मतलब होता है शीर्ष। एपिकल का मतलब क्या? शीर्ष। तो शीर्षस्थ विभाज्योत्तकी उत्तक की बात करेंगे तो वो होता है एपिकल मेरिस्टेम्स, यानी शीर्ष भाग को, पौधे के शीर्ष भाग को बनाने का काम करता है एपिकल मेरिस्टेम्स। जबकि लेटरल जो होता है वो होता है, लेटरल वाला में ध्यान देंगे तो वो पार्श्व विभाज्योत्तकी यानी चौड़ा को और पौधे के मोटाई को और चौड़ाई को बढ़ाने का काम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होता है। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो अंतर्वेशी विभाज्योत्तकी उत्तक होता है। यह घासों इत्यादि में उत्तक पाया जाता है। जब एक बार घास को जानवरों के द्वारा, शाकाहारी जानवरों के द्वारा खा लिया जाता है तो फिर से विकसित होने के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का होना जरूरी होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का, सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। सिंपल टिश्यू जो होता है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के रूप में बटा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होता है
यही टिश्यू जो होता है वो मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है और मृत कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। नारियल का बाहर वाला जो भाग देखते हैं वो मृत कोशिकाओं स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ होता है। तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्क्लेरेन्काइमा। यह स्क्लेरेन्काइमा दो भाग में बटा होता है, फाइबर्स के रूप में और एक स्क्लेरोइड्स के रूप में बटा हुआ होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है दूसरा, परमानेंट टिश्यू का दूसरा फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स यानी जटिल उत्तक कहलाता है। और जटिल उत्तक दो प्रकार का, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है जड़ों से जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम, और फ्लोएम का होता है काम पत्ती का बना हुआ भोजन सभी भागों में पहुंचाने का काम किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया गया? थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ी, उसका प्रयोग और उसकी भाषा किस रूप में यूज किया गया था तथा उसका मापन प्रणाली क्या रही थी और किस आधार पर आधारित था पीढ़ियों का कंप्यूटर। तो ध्यान देंगे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की ओर ध्यान देंगे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो था वो 1946 से 1959 ईस्वी तक पीढ़ी जो रहा कंप्यूटर निर्माण का वो प्रथम पीढ़ी के नाम से जाना गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब आधारित कंप्यूटर को बनाया गया था। इसमें मेमोरी जो लगता था वो पंच कार्ड और पेपर टेप मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इसके गणना का समय मिली सेकेंड के रूप में था। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर की दूसरी शुरुआत जब हुई, दूसरी क्रांति हुई, तो उसे द्वितीय पीढ़ी कहा गया और यह 1959 ईस्वी से 1965 ईस्वी का कार्यकाल रहा तथा आधार जो इस कंप्यूटर का रहा वो ट्रांजिस्टर आधारित जो कंप्यूटर था वो द्वितीय पीढ़ी की देन कही जाती है। अब ध्यान देंगे मेमोरी के रूप में इस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था, जबकि गणना जो था माइक्रो सेकेंड के रूप में किया जाता था इसकी गणना। तीसरा पीढ़ी जो कंप्यूटर निर्माण का आया वह 1965 ईस्वी से 1971 ईस्वी तक रहा तथा इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आधारित कंप्यूटर का निर्माण किया जाता था और इसमें जो मेमोरी था वो चुंबकीय भंडारण क्षमता पर आधारित मेमोरी को यूज किया जाता था तथा समय मापन जो था वो नैनो सेकेंड के रूप में व्यक्त किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर जब आया तो इसे 4G जिसे कहा जाता है। तो चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1980 ईस्वी का काल रहा और VSLI माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर को बनाया गया तथा इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा तथा इसकी गणना का समय पिको सेकेंड के रूप में व्यक्त किया गया। पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर 1980 ईस्वी के बाद से अब तक का जो पीढ़ी है कंप्यूटर निर्माण का वो पंचम पीढ़ी के अंतर्गत शामिल किया जाता है तथा यह ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित है और यह वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है तथा 1 सेकेंड इसमें गणना समय होता है। क्लियर। तो प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिक भाषा का प्रयोग जो हुआ वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को ... किसके नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर मॉनिटर जो है उसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा सभी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है जिसका पूरा रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। CPU की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। LED का बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। CCTV का बात करें तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। CCTV का मतलब क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है CCTV का पूरा रूप। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। मॉनिटर और कीबोर्ड एक साथ मिला दिया जाए तो इसे VDT कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही कथन है? पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा कथन सही है? ये क्रेडिट कार्ड जारी करती है, ये कथन जो है पेमेंट बैंक के बारे में सही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे पेमेंट बैंक के बारे में, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पेमेंट बैंक एक भुगतान बैंक जिसे कहा जाता है। हिंदी में भुगतान बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? लघु बचत खाता खोलना जिसमें से सेविंग्स और करंट अकाउंट दोनों को शामिल किया था। तो सेविंग अकाउंट खोलना और करंट अकाउंट खोलना पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक का काम होता है। दूसरा काम होता है ATM या डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना। तीसरा होता है मांग जमा राशियों को स्वीकार करना, जमा राशि को स्वीकार करना। किसी अन्य बैंक के व्यापार संवाददाता के रूप में कार्य करने का काम भी पेमेंट बैंक करता है। ध्यान दीजिएगा तो वर्तमान समय में पेमेंट बैंक देश में कुल 7 पेमेंट बैंक वर्तमान समय में देश में है। पेमेंट बैंक की स्थापना RBI के द्वारा 24 नवंबर 2014 को किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज है तो इसको आप रिवीजन करिएगा।
इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? कुछ रेखा और उनसे संबंधित रिलेटेड देश को देख लेते हैं। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों को विभाजित करने वाली रेखा होती है, ध्यान दीजिएगा। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित सीमा रेखा है। रेडिकलिस रेखा, सर्करिक रेखा, 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विभाजन करने वाली रेखाएं हैं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच पाया जाता है। हिंडनबर्ग रेखा, ओडर नीसे और हिंडनबर्ग, ओडर एक और भी याद रखेंगे, ओडर नीसे। तो ओडर नीसे और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित होता है, 38वीं समानांतर रेखा। लेकिन अगर 17वीं समानांतर रेखा की बात करेंगे तो उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के रूप में, और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में होता है। मैगी नॉट नहीं तो क्या सीग फ्राइड, कहेंगे मैगी नॉट नहीं तो क्या सीग फ्राइड चाहिए, मैगी नॉट नहीं, मैगी नॉट चाहिए, मैगी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सीग फ्राइड। तो कहिएगा मैगी नॉट नहीं तो क्या सीग फ्राइड। तो ये मैगी नॉट और सीग फ्राइड रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। जबकि 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित रेखा है। मेनर हिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच स्थित रेखा है। तो आपका सही आंसर जो डुरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टेफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रचलित हुआ? C.F. एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, लोकप्रिय उपनाम है और एक तरफ व्यक्ति है। बंग बंधु जो है वो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। देश बंधु जो है चित्तरंजन दास के रूप में जाना जाता है। दीन बंधु C.F. एंड्रयूज, ध्यान दीजिएगा तीनों के तीनों बंधु वाला, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु C.F. एंड्रयूज, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुजी M.S. गोवलकर, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, स्पैरो के नाम से मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। 16वीं शताब्दी में शासन जो किया 1509 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन, 29 ईस्वी तक जो शासन रहा वो कृष्णदेव राय का रहा था। 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन कृष्णदेव राय का रहा था, जो कि विजयनगर साम्राज्य से थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई ने M.A.T. मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया। संगम, सलूब, तुलुब और अराबीडू वंश ने शासन किया था, जिसमें कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुब वंशीय शासक, सबसे महान शासक के रूप में कृष्णदेव राय को जाना जाता है, जिनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 महान कवि रहते थे, विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विजयनगर पर 4 वंश क्रमशः संगम, सलूब, तुलुब तथा अराबीडू वंशों ने शासन किया था। तुलुब वंश का महान शासक कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल रहा 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की उपाधि धारण की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान देंगे, पहले मत दे देंगे, उसके बाद झंडा फहराएंगे, पहले मत दे देंगे, उसके बाद स्वतंत्रता मनाएंगे। क्लियर? तो 25 जनवरी को मत प्रदान कर देंगे और 26 जनवरी को जाके झंडा खुशी खुशी से फहरा लेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 ईस्वी से शुरू की गई थी। निर्वाचन आयोग के द्वारा 1993 ईस्वी से मतदाता का फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किया गया था। कब से? 1993 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत में अंडमान द्वीप समूह में निम्नलिखित ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित द्वीप समूह है, जबकि लक्षद्वीप
प्रवाल निर्मित द्वीप समूह का उदाहरण होता है। तो ध्यान देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ ज्वालामुखी, जैसे कि बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी अंडमान सागर स्थित यह ज्वालामुखी दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, एक्टिव वोल्केनो के रूप में शामिल किया जाता है। नारकोंडम दूसरा होता है, यह भी अंडमान सागर में स्थित एक प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी उसे कहा जाता है कि अभी यह सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन भविष्य में कभी भी यह प्रज्वलित हो सकती है। इसे ही प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। जबकि मृत ज्वालामुखी अब कभी भी प्रज्वलित नहीं हो सकती है, उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो बैरन ज्वालामुखी एक एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी भारत का। नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और तीसरा आता है बाराकांग ज्वालामुखी, यह शांत श्रेणी का एक प्रकार का कीचड़ युक्त ज्वालामुखी होता है और यह शांत पड़ चुका है, यानी मृत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ, तो इसमें आपका सही आंसर बैरन द्वीप हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। ध्यान दीजिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में लंदन में किया गया था। संस्था का नाम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो आपके ऑप्शन में बाकी दिया हुआ है, एक तरफ संस्था का नाम और दूसरी तरफ उसके संस्थापक। ध्यान देंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में श्री धरालू नायडू, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्री धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूरा रूप क्या होता है? मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हिंदी में कहा जाता है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा खुद के पास रखा जाने वाला एक जमा राशि होता है। एक रेशियो प्रतिशत के रूप में बैंक जो है, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक अपने पास एक धनराशि जमा करती है परसेंटेज के रूप में, उसे ही SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है, जो निश्चित प्रतिशत के रूप में रखा जाता है। वर्तमान समय की चर्चा किया जाए तो SLR 18% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? एनालिसिस पर ध्यान देंगे, अध्यक्ष इसके कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो ध्यान देंगे तो वो JP कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष था, हालांकि 1947 ईस्वी में ही, लेकिन विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1947 ईस्वी में दिल्ली में किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कुल 3 बार की थी। कुल 3 बार की थी। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, 1936 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 3 बार। गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन जो था वो फैजपुर में 1937 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विशेष अधिवेशन 1947 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिम्स्टेक, पहला नाम तो आया बिम्स्टेक, दूसरा नाम आया है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स योजना। ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं। वन बेल्ट वन रोड, एक पट्टा एक सड़क, चीन द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय योजना होता है। इसी के अंतर्गत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अंग होता है यही वन बेल्ट वन रोड, और यह चीन के द्वारा प्रायोजित एक अंतरराष्ट्रीय योजना है। ध्यान दीजिएगा, इस योजना में पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों को सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ा जाना
तय किया गया है, निश्चय किया गया है। यह परियोजना 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा तैयार की गई थी। बिम्स्टेक दूसरा शब्द आया है, बिम्स्टेक। अभी तक तो समझ गए होंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स योजना क्या है। अब नाम आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक का मतलब होता है, क्रम से याद रखिएगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। इतने देश जो है, 7 देश बिम्स्टेक में वर्तमान समय में मौजूद है। तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और भूटान और नेपाल। तो 5 देश तो ऐसे ही याद रहेगा, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। जबकि 2 और देश को याद रखने के लिए नेपाल और भूटान को याद रखिएगा। बिम्स्टेक की स्थापना की बात किया जाए तो 6 जून 1997 ईस्वी को बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 19 नए राज्यों और 19 नए जिलों तथा 3 नए मंडलों की घोषणा की है? वो है राजस्थान राज्य ने नए 19 जिला बनाएगा और 3 नया मंडल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक क्षेत्र में सीपीसी का पूरा रूप क्या होता है? थोड़ा सा समझेंगे। सीपीसी का पूरा रूप होता है सिविल प्रोड्यूसर कोड। सिविल प्रोसीड्यूसर कोड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, सिविल प्रोसीड्यूर कोड। इसका गठन 1908 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय में सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्द प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है निवारण। प्रिवेंशन का मतलब निवारण। ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रिवेंशन जो लागू किया गया था वो 1988 ईस्वी में लाया गया था। 1988 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें होता यह है कि दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा करने की विधि पाश्चराइजेशन कहलाता है। पाश्चराइजेशन की खोज पर ध्यान देंगे तो लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की थी, जो एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी थे। 1864 ईस्वी में पाश्चराइजेशन की खोज की जाती है। इस विधि में होता क्या है कि दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और इसके बाद पुनः एकाएक ठंडा कर लिया जाता है। इसे ही पाश्चराइजेशन की क्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया से होता क्या है कि दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं या फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन जो होता है, बर्फ का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है। यही तो कारण है कि ठंडे प्रदेशों में ठंडे के दिनों में पाइप जो होता है, पानी ले जाने वाला पाइप जो होता है वो फट जाता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन में वृद्धि हो जाता है। तो यही कारण है कि पाइप फट जाते हैं। लेकिन 4 डिग्री, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सर्वाधिक होगा, लेकिन घनत्व यहाँ पे सबसे कम होता है घनत्व। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन सबसे कम, न्यूनतम होता है। लेकिन अगर घनत्व की बात किया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा कि जब बर्फ पिघलती है, यानी 0 डिग्री से तापमान ऊपर जाती है तो पिघलना शुरू होगा। इसका मतलब है कि आयतन में कमी होती है। क्वेश्चन आपसे कई प्रकार का पूछता है। 0 डिग्री पर आयतन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। 4 डिग्री पर आयतन क्या होता है? तो सबसे न्यूनतम होता है, लेकिन घनत्व सबसे अधिकतम होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री से 10 डिग्री पर जल को ले जाएंगे तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन तो पहले कमेगा, बाद में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है आयतन। 4 डिग्री तक आयतन कमेगा, 4 डिग्री पर जाके सबसे कम हो जाएगा, लेकिन 4 डिग्री के ऊपर जाएगा तो आयतन में धीरे धीरे फिर वृद्धि हो जाएगी। घनत्व ठीक इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का सिद्धांत जो है वो विटकर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था
1969 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, यह मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया के रूप में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में कीटोन क्या है? तो कीटोन होता है C4H8O, जो है वो एक कीटोन है। C4H8O एक कीटोन है जिसे ब्यूटानोन के रूप में जाना जाता है और इसका संरचना जो होता है वो इस रूप में होता है। कीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र की बात किया जाए तो इस रूप में बटा हुआ होता है। C डबल बॉन्ड O R पाया जाता है दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल इसमें से कौन सा है? ऑप्शन में 4 शैवाल का नाम है और इसमें से प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी होता है वो शैवाल कौन सा है? तो वो शैवाल क्लोरेला शैवाल होता है। क्लोरेला जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, जो बहुत तेजी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होता है। अतः यही कारण है कि क्लोरेला नामक शैवाल का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। स्पाइरोगायरा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ स्पाइरोगायरा शैवाल जो ठहरे हुए पानी में पाया जाता है, इसे तालाब का रेशम के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है? स्पाइरोगायरा नामक शैवाल को कहा जाता है। भारतीय फाइकोलॉजी यानी शैवाल का जनक, भारतीय शैवाल का जनक अगर देखा जाए तो प्रोफेसर MOP आयंगर को माना जाता है। कारा तथा नाइट्रेला नामक शैवाल जो होता है वो मलेरिया के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि नॉस्टॉक और एनावीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए काफी उपयुक्त शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1976 ईस्वी में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर इसमें से कौन सा था? तो क्रे फर्स्ट जो था वो 1976 ईस्वी में विकसित विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। थोड़ा सा एनालिसिस पर ध्यान देंगे तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे फर्स्ट था, जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो परम 8000 है, जो C-DAC के द्वारा 1991 ईस्वी में, C-DAC कंपनी है, C-DAC के द्वारा 1991 ईस्वी में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 के नाम से विकसित किया गया था। सुपर कंप्यूटर की क्षमता फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड में व्यक्त किया जाता है या आधारित होता है। विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में सेमूर क्रे को माना जाता है, जबकि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय पांडुकर भट्टकर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल को i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल का i9 एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रोसेसर है। कंप्यूटर प्रोसेसर होता क्या है? तो यह डेटा का विश्लेषण और कंप्यूटर में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेसर कहा जाता है। प्रोसेसर दिए गए डेटा को प्रोसेस कर महत्वपूर्ण सूचनाएं को प्रोवाइड करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो क्षेत्र होता है वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था के रूप में भारत में 3 प्रकार के मुख्य रूप से क्षेत्र को शामिल किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे पहले देखें प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि को, वानिकी को, पशुपालन, मत्स्यन और खनन उत्खनन को शामिल किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ये सबको बनाने में प्राकृतिक क्षेत्र के जितने भी उद्योग होते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग खनन उद्योग से संबंधित है, वस्त्र उद्योग जो है वो आपको वानिकी से संबंधित है वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग जो है उसको शामिल किया जाता है भी खनन के अंतर्गत, और इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसको भी कई प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों में शामिल किया जाता है। तृतीय क्षेत्र का उद्योग जो होता है इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की गई सेवाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुशल श्रमिकों को
यही पर इकोनॉमिक्स के ही क्षेत्र में प्रयोग होता है, एक व्हाइट कॉलर जॉब और एक ब्लू कॉलर जॉब। तो कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक जो होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ये दोनों ही व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब वाले दोनों ही कर्मचारी श्रमिक जो होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चक्कर जो लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों चट्टान के, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाने वाला ग्रह के रूप में पाया जाता है और ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड जो होता है वो वायुमंडल ब्रह्मांड का एक पिंड, ऐसा पिंड होता है जो कई गैसों के आवरण से मिलकर बना हुआ होता है। अगर यह पूरी तरीका से जल जाता है तो इसे उल्का कहा जाता है और ऊपर में ही जल के इसका खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन जब यही उल्का पिंड पूरी तरीका से नहीं जल पाता है, अध जला ही या पृथ्वी पर गिर जाता है, तो इसे उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा उल्का पिंड एरिजोना में, यूएसए के एरिजोना में प्राप्त उल्का पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के चलाने के लिए राजी कर दिया था? सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ध्यान रखेंगे आयरलैंड के संविधान में, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति हैं उसका मनोनयन करेंगे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार को, न्यायिक पुनरावलोकन को, संविधान की सर्वोच्चता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग को, उपराष्ट्रपति की चर्चा है यूएसए के संविधान से, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था यूएसए के संविधान से जोड़ा गया भारतीय संविधान में। ब्रिटेन के संविधान की बात करेंगे तो संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी 21 में, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 15 में बात किया जाए तो राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान के साथ के आधार पर किसी भी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर पर समानता का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका C.R. दास ने काफी विरोध किया था। बाद में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव C.R. दास ने ही प्रस्तावित किया था। कलकत्ता अधिवेशन में इसका विरोध किया, लेकिन नागपुर अधिवेशन में C.R. दास ने प्रस्तावित खुद से किया था। बाद में 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने एवं 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति मोहम्मद अली को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था उसके एवज चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ उसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान समय में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल खोजने पर हमें प्राप्त हुआ ऐतिहासिक के रूप में। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज की बात किया जाए तो दयाराम सहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में, माधव स्वरूप बख्श के द्वारा 1926 ईस्वी में और बिल्लर नामक विद्वान के द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर के नाम से भी सुशोभित किया है, हड़प्पा नगर को। कालीबंगा की अगर यदि बात करेंगे तो यह कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला में। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951 ईस्वी में, बीबी लाल बीके थापर के द्वारा 1961 ईस्वी में किया गया था। जबकि लोथल की खोज की अगर बात किया जाए तो लोथल पहली तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में लोथल की खोज की गई थी। आलमगीरपुर की अगर बात किया जाए तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाद्रिकारम किसकी रचना है? तो शिल्पाद्रिकारम की बात किया जाए तो इलांगो अडिगल के द्वारा शिल्पाद्रिकारम की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तिरुवल्लुवर, ऑप्शन नंबर सी में, तिरुवल्लुवर कृत कुराल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। तमिल साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में किया गया था कुराल ग्रंथ की। शीतले सतनार ने मणि मेखले नामक ग्रंथ की रचना किया था, ऑप्शन नंबर बी में है। जीवक चिंतामणि की रचना जैन भिक्षु तिरुत्तकर देवर ने किया था। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कम्मन की रामावतारम भी दर्शाया गया है। सभी तमिल भाषा से है, सभी तमिल क्षेत्र से और तमिल भाषा संबंधित है। ध्यान देंगे, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये तमिल क्षेत्र से रिलेटेड था, इसी कारण से सारे चीजों को डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो सतत विकास योजना के बारे में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा इसे अस्तित्व में लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग नॉर्वे के प्रधानमंत्री हरलेन ब्रंटलैंड ने 1987 ईस्वी में किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। 1987 ईस्वी में नॉर्वे के प्रधानमंत्री हरलेन ब्रंटलैंड ने सतत विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सतत विकास की दो अवधारणा है और तीन प्रमुख स्तंभ है। दो अवधारणा कौन कौन सा है? तो आवश्यकता की अवधारणा और दूसरा विचारों की सीमाओं की अवधारणा। जबकि सतत विकास के स्तंभ तीन जो है, आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास और सामाजिक समानता, ये तीन स्तंभ है सतत विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है। 1935 ईस्वी के तहत वर्णित किया गया। ध्यान देंगे, 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के बारे में देखते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, प्रांतीय स्वायत्तता प्रोवाइड करना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना करना, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था करना और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, ये सभी 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जाना जाता है या सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे, किसी भी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन या फिर आय प्लस शेष विश्व को प्राप्त की गई आय होती है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता भी माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिनके लिए इनको
1971 ईस्वी के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष किया गया था? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो 1907 ईस्वी में प्रकाश में आया था। लो इस्पात उद्योग एक तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ इसकी स्थापना। तो टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। इसको IISCO की स्थापना 1918 ईस्वी में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना 1923 ईस्वी में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला में है जो 1955 ईस्वी में, और बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। तो ये फ्रेंड्स ये कुछ स्टील कंपनियां थी और उसकी स्थापना वर्ष दिया हुआ था। और इसी के साथ 50 क्वेश्चन का ये सीरीज समाप्त होता है। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बार बार रिवीजन करने का प्रयास निश्चित तौर पर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सारा PDF आपको मिल जाएगा, वहीं पर वीडियो भी देख सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम का हर क्वेश्चन का एनालिसिस भी वहां आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज आज की सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले से प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत